This is the country of China, a modern-day bully and wannabe global superpower. A torrent of Chinese aircraft, missiles, and ships moved towards Taiwan as soon as House Speaker Nancy Pelosi left the island. China marking off areas encircling Taiwan where its military is doing more than just drills. Taiwan says 68 Chinese warplanes flew around the Taiwan Strait Friday. एंड आज की डेट में चाइना इतना ज्यादा डेस्परेट है टू शो इटसेल्फ एज सम सॉर्ट ऑफ ग्लोबल सुपर पावर कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो कि रूल करती है पूरे चाइना को, दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स इन देयर ओन कंट्री एंड ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड. एंड ये सारी चीजें चाइना सिर्फ इसीलिए कर रहा है ताकि दुनिया को ये दिखा सके दैट अमेरिका इज नॉट द सोल सुपर पावर. इवन वी आर सुपर पावर्स नाउ. एंड जिन भी कंट्रीज ने चाइना से ये लोन लिया है, चाइना को आज की डेट में उन कंट्रीज से पूरा सपोर्ट मिलता है. एक्चुअली लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, सपोर्ट वुड बी द रॉन्ग वर्ड. दोज कंट्रीज आर नाउ स्लेव्स ऑफ चाइना. फिर चाइना आपकी कॉलोनी के उस अमीर इंसान की तरह है जिसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा खराब है, जो कि कंप्लीटली मैनरलेस है, बट यू हैव टू टॉलरेट दैट पर्सन शिट बिकॉज दैट पर्सन हैज एक्सट्रीमली डीप पॉकेट्स एंड हाई पॉलिटिकल कनेक्शंस. अपनी सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज को टेंस ऑफ बिलियन डॉलर्स के लोन देना हो या अपनी एनिमी कंट्री को मिलिटरीली इंटिमिडेट करना, चाइना ये सब इसीलिए कर पाता है बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमी. चाइना की करंट जीडीपी इज मोर देन $15 ट्रिलियन एंड दिस ग्राफ शोज चाइनाज जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम 1980 टू ऑल द वे टिल 2027. चाइना का ये मैसिव साइज ही है जो चाइना के फॉल का मेजर रीजन बनने वाला है. चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड तो है बट बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल भी, एंड यही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाइना के फॉल का बहुत ही बड़ा रीज़न बनेगी. सुनने में भी अजीब लगता है राइट, क्योंकि जनरली वीक इकोनॉमीज़ की वजह से कंट्रीज फॉल करती हैं, नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़. वेल ये कैसे होगा यही जानेंगे आज के इस वीडियो में, सो वीडियो में अंत तक बने रहना. लेट्स एक्सप्लोर द सिचुएशन टुगेदर. If China crashes, these products will become a lot more expensive. Our stores may run out of mobile phones or laptops or even plastic bags. The Chinese Communist Party, the single party dictatorship of China. वेल ये पार्टी पूरी तरह कंट्रोल करती है चाइना के हर एक एस्पेक्ट को, चाहे वो डेली लाइफ हो या इंपॉर्टेंट मैटर्स. चाइना में लोगों के पास ना ही कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ना ही कोई दूसरे बेसिक राइट्स. एंड इंटरनेट पे भी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है. फ्रॉम व्हाट यू विल से टू व्हाट यू विल सी, दे कंट्रोल एवरीथिंग. इवन दो पूरे चाइना में एक पत्ता भी कैसे हिलेगा, इन चीज के ऑर्डर भी कैपिटल बीजिंग से आते हो. चाइना के स्टेट्स जिनको प्रोविंसेस कहा जाता है, इवन दे हैव सम डिसीजन मेकिंग पावर्स इन द एस्पेक्ट्स लाइक पुलिसिंग, बेसिक डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव कंट्रोल ओवर द लैंड विद इन देयर बॉर्डर्स. जैसे किसी कंपनी के ब्रांच के ईयरली टारगेट्स होते हैं सेल्स के, वैसे ही चाइना के प्रोविंसेस के भी ईयरली टारगेट्स होते हैं, द टारगेट्स ऑफ इम्प्रूविंग देयर जीडीपी एंड इनकम ऑफ द स्टेट ओवरऑल. साल 1978 में चाइना ने अपनी इकोनॉमी को इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए ओपन किया, द सेम वे वी डिड इन 1991, एंड रिजल्ट भी इंडिया के जैसे सिमिलर ही थे. कंपनीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम फ्लॉकिंग इन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ह्यूज डेवलपिंग मार्केट इन एशिया. A lot of domestic businesses opened up. This in turn created more jobs, more income for Chinese people, and the Chinese development machine was up and running. साल 1994 में चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट ये रियलाइज करती है कि चाइना की सोशल सिक्योरिटी का बर्डन उन पे बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है. एंड जैसे जैसे चाइना में और कंपनीज आती जा रही थी और लोगों के पास जॉब्स आ रही थी और डोमेस्टिक बिजनेसेस डेवलप हो रहे थे, वैसे ये सोशल सिक्योरिटी का बर्डन और भी ज्यादा बढ़ने वाला था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को फिर प्रोविडेंट फंड्स एंड पेंशन जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती. एंड एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को डेवलपिंग बिजनेसेस पे भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर करना था. बीजिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी रियलाइज किया सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्सेस से ये दोनों चीजें मैनेज करना विल नॉट बी पॉसिबल. इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैपिटल में एक लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग चाइना के डिफरेंट स्टेट्स अपने अपने स्टेट्स में पॉपुलेशन को सोशल सर्विसेज देने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होने वाले थे. एंड द सेकंड मेजर ब्लो वाज कि जो भी टैक्स कलेक्शन होगा वो पहले की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाने वाला था, एंड स्टेट्स को उनके टोटल टैक्स कलेक्शन का बहुत ही थोड़ा सा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रीइंबर्समेंट्स में मिलने वाला था, विच वॉज नॉट इनफ टू रन द स्टेट. एंड इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट के लीडर्स एंड उनके एम्प्लॉइज बहुत ही ज्यादा पैनिक में थे, बिकॉज नाउ दे हैड टू इनोवेट, दे हैड टू फाइंड देयर ओन वेज ऑफ मेकिंग मनी एंड रनिंग द स्टेट्स.
एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचते वक्त उन्हें एक चीज रियलाइज होती है कि स्टेट के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट स्टेट के लैंड पर तो अभी भी उन्हीं का कंट्रोल है। दे कैन यूज द लैंड इन वट एवर वे दे वांट। तो अपनी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी शेल कंपनीज क्रिएट की। शेल कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज होती है जो रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, दे एग्जिस्ट ओनली ऑन रिकॉर्ड्स। ना उस कंपनीज के कोई ऑफिसेज होते हैं और ना ही कोई एम्प्लॉइज। शेल कंपनीज पूरी दुनिया भर में ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए मोस्ट यूज तरीका है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, गवर्नमेंट्स या क्रिमिनल्स, हर कोई शेल कंपनीज को यूज करता है टू गेट देयर ब्लैक मनी कन्वर्टेड टू व्हाइट मनी। यस, सो बैक टू द टॉपिक। चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सारी शेल कंपनीज क्रिएट की, जिसके बाद उन्होंने अपने स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड लैंड को बहुत ही हाई प्राइसेस में इन शेल कंपनीज को सेल कर दिया। दीज कंपनीज वर कॉल्ड LGFVs, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल्स। एंड फिर बाद में इन्हीं कंपनीज ने स्टेट गवर्नमेंट से खरीदे हुए लैंड को चाइना के बैंक्स में एज अ मॉर्गेज रख दिया, जिसके बदले में उन्होंने उन बैंक से हैवी लोन्स उठाए। बट जब भी कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन लेता है तो ये सारा लोन इंटरेस्ट के साथ चुकाना भी पड़ता है, अदरवाइज बैंक आपकी प्रॉपर्टी ओपन मार्केट में सेल भी कर देता है। एंड चाइना के बैंक्स ने भी यही किया। जब चाइना की स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोन्स की रिपेमेंट नहीं की तो वो सारी जमीन जो स्टेट गवर्नमेंट की क्रिएट की हुई शेल कंपनीज ने बैंक्स के पास गिरवी रखी थी, वो सारे लैंड को ओपन मार्केट में सेल करना चालू कर दिया टू बिग रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। बट अगर आपके एसेट मार्केट में ओपनली सेल होने लग जाएं तो यू शुड बी इन पैनिक, राइट? बट नो, चाइनीज स्टेट गवर्नमेंट्स वर नॉट एट ऑल इन पैनिक। इनफैक्ट दे वर होपिंग कि ऐसा हो, बिकॉज इंडिया की तरह 80s और 90s में ही चाइना की बहुत सारी पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज में रहती थी वो धीरे धीरे सिटीज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दी थी बिकॉज ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। एंड ऐसे में रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ही ज्यादा हाइप पे थी, जिसकी वजह से बैंक्स आसानी से स्टेट गवर्नमेंट्स को इन लैंड के बदले में हैवी लोन्स दे रहे थे। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पता था कि बैंक्स उन्हें लगातार लोन देते ही रहेंगे। और इस लैंड की ओवर सप्लाई के बावजूद चाइना में रियल एस्टेट डिमांड इतनी हाइप पे थी कि वो रियल एस्टेट डेवलपर्स जिन्होंने बैंक से ये लैंड खरीदा था, उन्हें और ज्यादा लैंड की जरूरत थी बिल्डिंग्स एंड हाउसिंग कॉलोनीज बनाने के लिए। ऑल द लैंड सप्लाइड वाज नॉट एट ऑल इनफ। एंड चाइना की स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी शेल कंपनीज के थ्रू रेगुलरली लैंड सप्लाई करती जा रही थी बिकॉज दिस ओवर डिमांड ऑफ रियल एस्टेट इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो अपने साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लेके चलता है, बिकॉज रियल एस्टेट डेवलपमेंट में जो भी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है वो ओवरऑल रियल एस्टेट डिमांड के साथ ही ग्रो करती हैं। फॉर एग्जांपल सीमेंट, पेंट, स्टील, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स एंड मैनी मोर। एंड जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज में एक साथ ग्रोथ होने लगेगी तो ऑब्वियसली इसका असर GDP में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली होगा। इसीलिए चाइना की स्टेट गवर्नमेंट्स ने एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने होने दी एंड पूरी दुनिया के सामने चाइना की एक आर्टिफिशियल ग्रोथ क्रिएट की जो आज तक चल रही है। बट ऐसी कोई भी डेवलपमेंट जो किसी एक इंडस्ट्री पे इतनी ज़्यादा डिपेंड करे वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं होती। एंड एज वी ऑल नो, ऑल ग्रेट थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। एंड ऐसा ही कुछ हुआ जब फाइनली चाइना का रियल एस्टेट बबल बर्स्ट हुआ। पूरे 90s में चाइना के रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लेवल पे थी। ऐसे में जिस भी कंपनी के पास अच्छा खासा कैश था बैलेंस शीट में एंड अच्छे खासे पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, हर उस कंपनी ने एक और बिजनेस स्टार्ट कर लिया, which was real estate development. And one such real estate development company was China's biggest property developer shook investors across Asia and Europe. Evergrande risks defaulting on about $300 billion of debt. Now, it was supposed to pay the interest on some of those bank loans yesterday. That's according to Bloomberg, at least. The debt crisis at Evergrande is only snowballing. Thousands of investors have lost money. Reportedly, the company has missed multiple payments. So far, at least 70,000 retail investors have suffered losses as a result. Needless to say, they want their money back. Millions will suffer. Remember, 1.6 million people bought apartments from Evergrande. They paid for their homes, but the company is yet to deliver them. The Chinese Evergrande Group was the first company जिसके फॉल होने के बाद ये रियल एस्टेट सेक्टर का बबल पूरी दुनिया के सामने आ गया था। चाइनीज गवर्नमेंट को जिसका डर था एग्जैक्टली वही हुआ। द एंटायर ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर वाज टॉकिंग अबाउट इट। एंड ये कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी थी भी नहीं, बिकॉज चाइना की GDP का 30% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से ही आता है। एंड ये सेक्टर टाइम के साथ इतना ज्यादा मैसिव हो गया है कि आज की डेट में चाइना में 25 करोड़ जॉब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। सो यू कैन इमेजिन द स्केल ऑफ द रिस्क। एंड चाइना के रियल एस्टेट में ओवर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन है चाइना के ही सिटीजन्स। जैसे कि इंडिया में किसी के पास थोड़ा सा पैसा आते ही वो इंसान सबसे पहले जाकर गोल्ड खरीद लेता है, वैसे चाइना में सिटीजन्स के पास पैसा आते ही दे इन्वेस्ट हेविली इन रियल एस्टेट। एंड दिस ग्राफ क्लियरली शोज यू कि पिछले 10 सालों में चाइना में जो भी रियल एस्टेट सेल हुए हैं वो लोगों के सेकंड एंड थर्ड होम्स है।
सो ऑब्वियसली चाइना के मैक्सिमम सिटीजन जिन्होंने ये घर खरीदे हैं वो उन्होंने रहने के लिए नहीं खरीदे हैं, दे बॉट इट एज एन इन्वेस्टमेंट। एंड इसी क्रेजी डिमांड को देख के चाइनीज कंपनीज ने इतनी ओवर कंस्ट्रक्शन की है कि आज की डेट में चाइना में 9 करोड़ घर ऐसे हैं विच आर कम्प्लीटली एम्प्टी। एंड जिन एरियाज में ये घर है वो एरियाज कम्प्लीटली गोस्ट सिटीज बन चुके हैं बिकॉज नोबडी लिव्स ओवर देयर एंड इट इज फुल ऑफ इनकम्प्लीट अपार्टमेंट्स। साल 2020 में ग्लोबल पैंडेमिक आने के पहले चाइना की कोई भी रियल एस्टेट कंपनी जब भी अपने नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती थी तब चाइना की वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जिसके पास थोड़ी भी डिस्पोजेबल इनकम थी वो लाइन लगाकर सारी प्रॉपर्टीज को बुक कर लेते थे। इनफैक्ट सिचुएशन ये थी कि कई बार वेटिंग लिस्ट में भी नाम आना बहुत मुश्किल होता था। एंड फिर क्या था, इन सभी डेवलपर्स ने कस्टमर से डाउन पेमेंट एंड रेगुलर इंटरेस्ट तो लिए पर कभी घर का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं किया। उन्होंने उस डाउन पेमेंट और रेगुलर ईएमआई के पैसों से और प्रॉपर्टीज खरीदी और घर बनाए एंड बेसिकली पूरे रियल एस्टेट मार्केट को एक पॉन्जी स्कीम की तरह बना दिया जिसमें कि वो पुराने कस्टमर्स के पैसों से और नई प्रॉपर्टीज खरीदते और नई अनफिनिश्ड बिल्डिंग्स बनाते एंड उन्हें सेल करने के लिए नए कस्टमर ढूंढते एंड दिस साइकिल यूज्ड टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। द पीपल केप्ट बाइंग मोर एंड मोर एंड दे केप्ट सेलिंग मोर एंड मोर। ऐसी पॉन्जी स्कीम तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब डिमांड कभी भी खत्म ना हो, विच इज हाईली अनरियलिस्टिक। एंड ये डिमांड आज की डेट में ऑलमोस्ट जीरो पे है क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट आज तक वायरस को कंट्रोल भी नहीं कर पाई है। 2022 में जहां पूरी दुनिया इस वायरस से ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी है, ये चाइना अभी भी अपने पीक पे है। ऊपर से चाइनीज गवर्नमेंट ने इस बबल को देखते हुए रियल एस्टेट डेवलपर्स को मार्केट से और पैसे रेज करने पे टोटली रोक लगा दी है एंड अपने सभी बैंक्स को ऑर्डर्स दिए हैं कि वो रियल एस्टेट डेवलपर्स को और लोन्स बिल्कुल भी इशू ना करें। तो अब रियल एस्टेट डेवलपर्स के पास ना ही अपने पुराने प्रोजेक्ट्स खत्म करने के पैसे हैं एंड ना ही अपने लिए हुए लोन्स पे इंटरेस्ट देने के पैसे हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स इन रियल एस्टेट डेवलपर्स ने चालू किए थे दे आर एट कंप्लीट हॉल्ट। एंड ऊपर से एक और प्रॉब्लम है जो कि आसानी से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाली। टेक अ लुक। Financial crisis is brewing in China, but the world knows very little about it. As we speak, a boycott campaign is underway in at least 86 Chinese cities. Thousands of home buyers have stopped paying their EMIs because they say they've not got their homes, so they will not pay back their loans. China has asked its banks to produce a list of bad debts. There's a growing risk of more defaults. China's property sector is on shaky ground. Banks have a debt pile of more than $9 trillion. The money was lent out to the property sector. First leading developers defaulted and now homeowners are willfully defaulting on their loans. Banks are going through a major crisis and these are people from the Henan province. In the month of April, 4 banks in Henan stopped withdrawals, meaning people who had deposited money in these banks could not withdraw. पहले तो चाइनीज बैंक्स ने चाइना के रियल एस्टेट कंपनीज को इतने ज्यादा लोन्स दिए कि आज जब रियल एस्टेट कंपनीज अपने लोन्स पर डिफॉल्ट कर रही है तो चाइना के बैंक्स का एक्सपोजर इज मोर देन $9 ट्रिलियन, दैट इज 3 टाइम्स इंडियाज जीडीपी। एंड अब जब अपने घर ना मिलने पर चाइनीज सिटीजन्स ने गुस्से में अपने ईएमआईज देना बंद कर दिया है तो फाइनेंशियल ईयर के इस क्वार्टर में चाइनीज बैंक्स को मोर देन $291 बिलियन का लॉस होने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट कि ये सिर्फ बैंक्स के लॉस हैं, रियल एस्टेट कंपनीज के लॉसेस इससे बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं। एंड इस टोटल एक्सपोजर में $5.3 ट्रिलियन का एक्सपोजर मॉर्गेज लोन्स का है। मतलब बेसिकली चाइना के बैंक्स ने अभी तक $5.3 ट्रिलियन के लोन्स बांटे हैं चाइना के सिटीजन्स को ताकि वो घर और प्रॉपर्टीज परचेज कर सकें। एंड जब इतने सारे अमाउंट पर ईएमआईज नहीं आएगी तो यू कैन इमेजिन द स्केल ऑफ डेविस्टेशन। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे मिल जाएंगे जो ये क्लेम कर रहे होंगे कि 25 दिन में चाइना क्रैश कर जाएगा इकोनॉमिकली या 1 महीने में या 2 महीने में। सच तो ये है दैट नोबडी नोज बिकॉज आज भी चाइना से जो भी डेटा आता है इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। एवरग्रैंड वो जस्ट वन ऑफ कंपनीज। सच तो ये है कि चाइना की कितनी सारी कंपनीज इसी पोजीशन में होंगी ये शायद ही किसी को पता होगा। अब चाइना चाहे 1 दिन में कोलैप्स करे, 1 महीने में, 1 साल में या 10 साल में, What is happening in China is not only extremely risky and unsustainable for the long run. And इससे भी ज्यादा खराब बात तो ये है कि ये सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए चाइना किसी भी दिन ताइवान पर अटैक कर सकता है। एंड ऐसा पहली बार बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हिस्ट्री में जब भी कंट्रीज की इकोनॉमिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है तो कंट्री के लीडर्स सबसे पहले किसी न किसी एनिमी की सर्च पे निकल जाते हैं एंड वो एनिमी मिलते ही द फर्स्ट थिंग दे डू इज गोइंग फॉर अ वॉर। तो डोंट बी सरप्राइज कि किसी दिन अगर आप सुबह उठो और न्यूज़ में आ रहा हो कि चाइना ने ताइवान पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। अगर चाइना की करंट गवर्नमेंट ताइवान को कैप्चर कर लेती है या ताइवान के साथ वॉर पे चली जाती है तो इससे चाइना के अपने सिटीजन्स का ही नहीं पूरी दुनिया का ध्यान चाइना के फाइनेंशियल क्राइसिस से हट जाएगा। अनदर पॉसिबिलिटी तो ये है कि चाइना फुल स्केल वॉर ना करके ताइवान के साथ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाए जिससे कि पूरी दुनिया का ध्यान जैसे ही शिफ्ट होगा चाइना बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेजेस के साथ अपने बैंक्स और रियल एस्टेट कंपनीज को दोनों को सेव कर ले। सो दैट वाज द वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं एंड इफ यू थिंक यू कैन ऐड समथिंग एंड इफ यू थिंक आई हैव मिस्ड समथिंग प्लीज डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो चेक आउट द अदर वीडियोज ऑफ द चैनल। थैंक यू सो मच। पीस आउट।